नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की तबीयत बताती है। बात है फॉरेन रिजर्व की। जब फॉरेक्स की बात आती है तो समझा जाता है कि देश के हालात अर्थव्यवस्था में ठीक हैं। यही कारण है कि इस लिस्ट को देखकर, जिसमें लगभग 193 से अधिक देशों का डेटा होता है, हम ये पता लगाते हैं कि हमारे पास विदेशी मुद्रा कितनी है। हम देखकर बड़े खुश हो लेते हैं कि दुनिया में भारत 5वें नंबर पर है, जिसके पास विदेशी मुद्रा इतनी भर भर के है। $725 बिलियन के आसपास का हमारे पास भंडार है। लेकिन इस मुद्रा भंडार में कई बार ऐसी खबरें जब आती हैं कि हमारे पास विदेशी धन कम हो रहा है, तो थोड़ी हालत खराब होती है। जैसे अक्टूबर 2025 में एक बार खबर आई, अगस्त 2025 में खबर आई, ऐसे ही खबर जनवरी 2026 में आई। जब इस तरह की खबरें आती हैं तो हम कारण टटोलने लगते हैं कि यार विदेशी मुद्रा कम क्यों हो रही है। कम होने में हम कई बार कारण खोजते खोजते कुछ ट्रेड डील्स तक पहुंचते हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को हमने बहुत सकारात्मक रूप से इसीलिए तो लिया था कि हमारे पास अमेरिका से व्यापार करके बड़ी मात्रा में डॉलर चलकर घर आएगा। बस इसी डॉलर की चाहत में हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड पर रख लिया। एक तरह से ऐसे समझिए कि भारत को डॉलर में निवेश करने से पहले विचारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने डॉलर किसी दूसरे देश को दे दिया तो हमारे पास डॉलर का भंडार कम हो जाएगा। भारत वैसे ही ट्रेड इंपोर्ट्स के लिए जाना जाता है। हम ट्रेड घाटे में रहते हैं दुनिया भर के साथ। उसमें से कुछ ही देश हैं जहां से कमा के हमारे पास डॉलर पहुंचता है। दुनिया के अधिकांश ट्रेड डॉलर में ही होते हैं। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा ही मजबूती से चलना पड़ता है, समझदारी से चलना पड़ता है कि हमारे डॉलर सही से बाजार में निवेश हों और हमारे पास डॉलर की आवक बनी रहे। हमारी आवक में बड़ा कारण हमारे रेमिटेंसेस का भी होता है, जो विदेश में रहकर भारतीय भारत में पैसा डॉलर में भेजते हैं। उनके चलते भारत के अंदर डॉलर के भंडार बढ़ते भी हैं। कुल मिलाकर इस डॉलर की कहानी से एक सार हम निकाल सकते हैं, और वो ये कि अगर आपको ग्लोबल अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में टिके रहना है, सिग्निफिकेंट रहना है, तो आपके पास प्रचुर मात्रा में डॉलर होने चाहिए, क्योंकि लगभग 60% से ऊपर का व्यापार डॉलर में हो रहा है। ऐसे में जब आपको यह खबर सुनने को मिले कि भारत ने कोई ऐसा फैसला कर लिया है जिससे कि अब डॉलर आसानी से बाहर भेजे जा सकेंगे, तो यह अपने आप में चिंता की लकीरें बढ़ा देता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी आप डॉलर बढ़ाते हैं, बाहर भेजने लगते हैं, तो रुपए की वैल्यू कम होने लगती है। भारत में रुपया मजबूत तभी हुआ, जैसे आपने खबर सुनी थी कि यूएस के साथ भारत की ट्रेड डील हुई, अचानक रुपया मजबूत हुआ था कि चलो अब डॉलर भर भर कर आएगा, रुपया मजबूत होने लगा था। लेकिन अब आप सुनते हैं कि भारत सरकार की किसी परमिशन की वजह से अब हम डॉलर बाहर भेज पाएंगे। और कहां भेज पाएंगे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह से टॉप कंपनीज लिस्टेड हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप 30 टॉप स्टॉक्स को सुनते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जैसे 50 स्टॉक्स को सुनते हैं। मतलब ऐसी लिस्टेड कंपनीज को सुनते हैं कि हां भाई, भारत की ये सबसे बड़ी कंपनियां हैं, आप इनमें निवेश करते हैं रुपए में। ऐसे ही सोचिए कि अगर आप अमेरिका की टॉप लिस्टेड कंपनीज में, जैसे एप्पल है, अमेजॉन है, एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, अगर आप इनमें निवेश करने के लिए जाना चाहें या फिर उनके स्टॉक परचेज करना चाहें, तो आपके पास डॉलर में ही निवेश का विकल्प होता है। भारत में अभी तक भारत से बाहर इन कंपनीज के स्टॉक परचेज करने के लिए एक प्रकार की परमिशन नहीं थी, या फिर यह कहिए कि हम इतना टैक्स वसूलते थे कि हमारे यहां से पैसा बाहर जाना अपने आप में टफ टास्क होता था। भारत ने टीसीएस, टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स की तरह ही टीसीएस नाम की एक फैसिलिटी लगा रखी थी, जिससे डॉलर बाहर भेजना चुनौतीपूर्ण होता था। अब आज खबर बनकर यह आती है कि भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो तमाम उन विदेशी कंपनियों के लिए डॉलर में खरीद और बेचान करने देगा भारतीयों को। यह खबर जब आती है तो इसके मायने निकलते हैं कि अब भारतीय डॉलर खर्च करके अमेरिकी कंपनियों के शेयर खरीद पाएंगे, यानी डॉलर यहां से अमेरिकी कंपनियों तक जाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया में लगभग 30 बड़े ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस की प्लानिंग चल रही है जहां पर भारतीय देश में रह करके उनके शेयर्स परचेज कर पाएंगे। लेकिन परचेज करने के लिए भूमिका डॉलर की ही होगी। सीधी सी बात है कि अभी तक हम तेल खरीद रहे थे, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, कोयला खरीद रहे थे या कोई और सामान, उसके लिए तो ऑलरेडी हम डॉलर देते थे और माल लाते थे।
अब हम डॉलर दे करके स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के शेयर भी खरीदेंगे। तो हमारी ये डॉलर बाहर भेजने की व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा कदम है या बुरा, ये हम जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये सुविधा आफ्टर ऑल है क्या, तो इतनी बड़ी हेडलाइन बन गई है कि इंडियन इन्वेस्टर्स अब डायरेक्टली यूएस लिस्टेड स्टॉक कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इन्वेस्टर के लिहाज से अगर पूछो तो उसके लिए तो ये बहुत ग्रेट न्यूज है। जब निवेशक भारतीय टॉप कंपनीज में निवेश करके लाभ कमाते हैं, भारतीय बाजार के बढ़ने से लाभ कमाते हैं, तो अब निवेशकों को दुनिया भर के बाजार में भारत में रहते हुए निवेश करने का ऑप्शन मिलेगा। इंडिया से रहते रहते ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि है गिफ्ट सिटी के अंदर गुजरात में स्थित, वहां से आप यहीं ऑनलाइन बैठे बैठे निवेश मार सकते हैं। आपके पास एप्पल का स्टॉक लेना हो, टेस्ला का लेना हो, माइक्रोसॉफ्ट का लेना हो, आप ले पाएंगे। ये सुविधा जैसे ही आई, निवेशकों के लिए तो ये बड़ी खबर बन गई, क्योंकि इससे अब उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है। अगर उन्हें यह पता चलता है कि ट्रंप के फैसले अमेरिका के लिए फायदेमंद हैं और भारतीय निवेशक भारत में बैठा हुआ है कि अच्छा, ट्रंप ने यह फैसला लिया है। उदाहरण के लिए समझिए, ट्रंप के आने से पहले एनवीडिया की जो नेट वर्थ थी और जो अब एनवीडिया की नेट वर्थ है, उसमें 2.5 गुने का अंतर आ गया। एक साल में अगर किसी का पैसा 2.5 गुना हो गया होगा तो उसके लिए तो यह फायदे का सौदा है। ऐसे में अगर कोई भारतीय व्यक्ति भारतीय कंपनियों की जगह विदेश की इन कंपनियों को टारगेट करने लग गया कि चलो ट्रंप उनके देश के लिए अच्छे हैं, उनके निवेश कर देते हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लानिंग कर रहा है 30 से अधिक बाजारों की, तो हो सकता है कल को आप हांगकांग बाजार के अंदर, चाइना के बाजार के अंदर यहीं से बैठे निवेश करने लगे, और आपने भारत के साथ चाहे जो भी हो रहा हो, आप डॉलर उठाए और उनका माल खरीद लिए और उनके बाजार के अंदर अपनी पोजीशन बनाकर बैठ गए। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, कुछ वैसी स्थिति भारतीयों के लिए अब विदेशी बाजार में हो जाएगी। अब तक तो हम उसे विदेशी मुद्रा के आने का एक बड़ा कारण मानते थे, तो जब वो विदेशी मुद्रा के आने का कारण है कि इतने एफआईआईज ने पैसे लगाए, इतनों ने निकाल लिए, तो क्या भारतीय लोग भी विदेशी बाजार में पैसा लगाकर अब ये एफआईआईज उनके लिए तो बनने जा रहे हैं, लेकिन पैसा तो हमारा ही जा रहा है। आप पूछेंगे सर, उस व्यक्ति का अपना पैसा है, वो लगाए, इससे सरकार को क्या लेना देना? बड़ा लेना देना है। आपके अकाउंट में कभी भी डॉलर क्रेडिट नहीं होता। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारे पास भी जब डॉलर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यूट्यूब से अगर 2 पैसे अर्न करते हैं तो हमारे पास अकाउंट में डॉलर दिखता है, लेकिन जब क्रेडिट होकर आता है तो रुपया आता है। रुपया भारत सरकार देती है, बैंक उस डॉलर को रुपए में बदल देती है। ये जो डॉलर आया है, ये रिजर्व बैंक अपने पास रख लेती हैं, बैंक्स अपने पास रख लेती हैं। यानी कि डॉलर जो हमारे देश में आ रहा है रेमिटेंसेस के रूप में, सर्विस एक्सपोर्ट करने के रूप में, वो आम आदमी को कभी नहीं दिया जाता। बैंक या आरबीआई अपने पास उसे होल्ड करके रखती हैं। आम आदमी रुपए में ही काम करता है, क्योंकि भारत की करेंसी तो रुपया है। आपको डॉलर देके क्या करें? ऐसे में ये जो डॉलर आता है ना, इस डॉलर को अगर आपको व्यापार में यूज करना है, मान लीजिए कि भारत से आपको अमेजॉन का शेयर खरीदना है, आपको खरीदने के लिए रुपया ही पे करना होगा, लेकिन रुपया पे करते ही सामने वाला डॉलर नहीं, रुपया नहीं ले रहा है, तो वो क्या होगा कि आपका ऑर्डर पहले डॉलर में कन्वर्ट होगा। मतलब रुपए से पहले डॉलर में बदला जाएगा, जो भी एक्सचेंज रेट चल रही है उसके आधार पर। फिर उस डॉलर में आपका ट्रेड बुक होगा और आप अमेजॉन का शेयर परचेज कर लेंगे। मान लीजिए कि $1000 का एक शेयर चल रहा है, $250 का एक शेयर चल रहा है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो क्या होगा? अब सुविधा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो आईएक्स है वो ये करने जा रहा है कि आप फ्रैक्शनल शेयर भी परचेज कर पाएंगे। अर्थात आपको $250 का कोई शेयर था, आप उसका 10वां हिस्सा $25 में परचेज कर लिए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए आप आईएनआर तो पे कर रहे हैं। आपको तो लग रहा है कि आप रुपए में पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो रुपया बाद में डॉलर में कन्वर्ट होकर अमेरिकी बाजार में जा रहा है, तो डॉलर तो गयो। अब ऐसे में डॉलर भेजने की जो ये सरकारी नीति है, या फिर ये जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या इससे ओवरऑल हमारे पास डॉलर्स की कमी नहीं होगी? ये बड़ा सवाल बनता है। आज देश के निवेशकों में खुशी की भावना है कि वो अब किसी भी बाजार से जाकर के उसका स्टॉक परचेज कर लेंगे, अपनी वैल्यू बढ़ा लेंगे। आप इस तरफ आगे बढ़ें उससे पहले आपके दिमाग में प्रश्न चलने लगे, मैं आपको एक और इसके थॉट प्रोसेस दे देता हूं ताकि आपके अंदर इसकी हीनता ना बन जाए। बात यह है कि जब आप किसी विदेशी बाजार में आप निवेश करने जाएंगे, तो निवेश करने जा क्यों रहे हो? क्योंकि आपको दिख रहा है कि सामने वाला बाजार उठ गया।
तो आप अब वहां से भी प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। और अल्टीमेटली आपने अगर आज कोई एक्स अमाउंट लगाकर निवेश किया तो उस निवेश को बढ़ते बाजार में x प्लस 2%, 3%, 10% बना लिया, तो उस बनाए हुए पैसे को भी फाइनली आप घर लेकर आओगे। सरकार बेवकूफ नहीं होती। बाजार में निवेश की जब भी संभावनाएं देखती है तो वो उन्हें इसी रूप में लेती है कि ये तो पैसा लगा के कमाने वाली बात कर रहे हैं। भारत सरकार खुद भी पैसा बनाती है तो भी तरीका यही अपनाती। भारत की भी बहुत सी कंपनियां विदेश जाकर के डॉलर्स में निवेश करके कंपनियां खरीदती हैं। जैसे ओएनजीसी विदेश ने वियतनाम में पैसा लगाया हुआ है, जैसे ओएनजीसी विदेश ने वेनेजुएला में पैसा लगाया हुआ है। ऐसे ही अब अगर हमारा निवेशक कहीं बाहर की कंपनियों में पैसा लगा रहा है तो उसका तर्क यही है कि पैसा डुबोना नहीं है, पैसा बनाना है। वहां का बाजार बढ़ रहा है, वहां की कंपनियां चढ़ रही हैं, तो उस बड़े बाजार से और चढ़ती कंपनियों से लाभ कमा के वापस लौटना है। इसी तरीके को अपनाने के प्रयास किए जाने की चेष्टा है। इसलिए इस फैसले को पहले ही आप बस मतलब किनारा मत कर दीजिएगा कि गलत हो गया है। मैंने पहले इसीलिए बोल दिया, अदरवाइज पता चले कि आप उखड़ ही गए कि नहीं साहब ये तो देश के साथ गलत हो रहा है। नहीं, इसमें तर्क यही है कि डॉलर जाएगा तो डॉलर आएगा। पैसे के साथ पैसा आता है ना, पैसे के लिए पैसा आता है, वो तरीका अपनाया गया। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अब यह सुविधा इंटरनेशनल एक्सचेंज के माध्यम से अपनाई है, जिसमें अगले 6 महीने के अंदर 30 से ज्यादा विदेशी शेयर बाजारों में भारतीय निवेशकों को एक्सेस मिल जाएगा। सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो मुंबई में है, ये कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? ये साथियों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जैसे गिफ्ट सिटी के अंदर जो एनएसई गिफ्ट सिटी है वो एक ब्रांच है, वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर एक ऑफिस खोला हुआ है। उसी गिफ्ट सिटी के ही सेक्शन में ये इंटरनेशनल ट्रेड होंगे। मुंबई में नहीं है, ये गुजरात के अंदर है। ठीक है, क्या सर ये किसी मतलब प्राइवेट कंपनी है या सरकार रेगुलेट कर रही है? मतलब है तो एनएसई एज एन प्राइवेट कंपनी, लेकिन भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज ए प्राइवेट कंपनी बिहेव करता है, तभी तो इसका लिस्टिंग होकर आईपीओ आने की बात कर रहे हैं हम। ऐसे में मतलब पब्लिक होने की बात कर रहे हैं। पब्लिक सरकारी कंपनियां भी होती हैं, लेकिन कहने का मतलब यह कि प्राइवेट कंपनी की तरह से ट्रीट होती है। ऐसे में इस पर जो रेगुलेशन है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रेगुलेशन सेबी करके बैठती है, बाकायदा ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर हमने IFSCA नाम की अथॉरिटी बनाई हुई है बाकायदा कानून से, जो इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए इस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करती है। मतलब जिस तरह से सेबी रेगुलेट कर रही है एनएसई बीएसई की ट्रेड्स को, यहां पर सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए, तमाम जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हो सकती है देश की, वो इसको रेगुलेट करती हैं कि कहीं इसमें फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सेफ मतलब सेफ वो है। इसी के ही मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये जानकारी दी कि बालासुब्रमण्यम ने इंटरव्यू में मनी कंट्रोल को यह बात बताई कि ये नई सुविधा जो है वो नई, बल्कि भारतीय निवेशकों के लिए एक स्ट्रक्चरल बदलाव किया गया है। यह है एनएक्सी आईएक्स यानी इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो कि यूनिवर्सल मल्टी एसेट एक्सचेंज है, गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित है, और यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधीन ही काम करता है, और इसे रेगुलेट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, दैट इज IFCA। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो गिफ्ट सिटी के वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। ये गिफ्ट है, गिफ्ट के तमाम प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर आप जब जाते हैं गिफ्ट बिजनेसेस में तो आप इसे सर्च कर पाते हैं। आप यहां पर जानकारी ढूंढने निकलते हैं तो आपको ये सारी जानकारी पता चलती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर। आप जब गिफ्ट बिजनेस में जाते हैं तब आपको ये तमाम चीजें दिखाई देती हैं, जिसमें इंटरनेशनल बैंकिंग है, कैपिटल मार्केट है, यहां से आप अपने लिए चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये गिफ्ट IFSC एक फैसिलिटी है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जहां से आप इस काम को अब कर पाएंगे। ठीक है, इन्होंने बताया कि शुरुआत हम अमेरिकी बाजार से कर रहे हैं, अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम 30 से ज्यादा अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर पहुंच जाएंगे। ये इन्होंने बताया है कि हम किस तरह से पहुंचने की प्लानिंग करते हैं। देखिए, ये दुनिया भर के टॉप 25 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पर भारतीय निवेशक जाकर निवेश कर लेगा, और ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इनकी 2023 में 106 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू थी। ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग मार्केट्स हैं, जिनमें सबसे ऊपर अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर इंडिया है। इस क्रोनोलॉजी के अंदर दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अगर दुनिया के इन स्टॉक एक्सचेंजेस की वैल्यू जोड़ दी जाए कि ये कितना कैपिटल होल्ड कर रहे हैं या इनके पास कितनी मार्केट कैप है, तो साथियों 2026 तक इसकी वैल्यू 154.45 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी।
आप कहेंगे सर यूएस की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर है तो ये इतनी बड़ी वैल्यू कैसे? देखिए इकोनॉमी जीडीपी आधारित है, यहां पर मार्केट कैप के ऊपर बात की जा रही है, बाजार की वैल्यू कितनी है। तो बाजार की वैल्यू वर्तमान के हिसाब से चलते हुए, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था तो अभी 4.25 ट्रिलियन की है, लेकिन हमारी कंपनियों की जो वैल्यू है वो 4.4 ट्रिलियन डॉलर की है जिनका ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बाजार का जो भाव है दुनिया की टॉप कंपनीज का वो इतने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा 2026 तक। और तो और इन कंपनीज में हर बार मतलब प्रतिदिन 10 ट्रिलियन से ज्यादा माल, 10 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का इधर से उधर एक्सचेंज होता है, जिसमें से 9 ट्रिलियन डॉलर तो अकेला अमेरिका की बाजार की तरफ मूव होता है। लोग वहां से ट्रेड करते हैं, दुनिया भर के लोग ट्रेड करते हैं, केवल हम ही नहीं कर रहे। ऑलरेडी हमारा इंटरनेशनल बाजार में जो एनएसई है वो हर महीने 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड संभालता है। तो 100 बिलियन डॉलर का तो हर महीने ट्रेड ऑलरेडी संभाला जा रहा है। अब यह होगा कि रिटेल निवेशक डॉलर निवेश करके विदेशी कंपनियों के शेयर खरीदेंगे। अब सवाल बनता है सर कौन से नियम के तहत हो रहा है? तो असल में हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपने कुछ एलएसआर नियम तय किए हुए हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इनके अंदर तरीका यह रखा गया आरबीआई के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति 2.5 लाख डॉलर तक बाहर भेज सकता है। उसके लिए हमारे यहां पर टीसीएस कटा करता है, तो इस बार के बजट के अंदर थोड़ा कम किया गया है। इस बार क्या हो रहा है कि जो हमारे एलएसआर नियम है जिसमें 2.5 लाख डॉलर तक जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको पेरेंट्स भेज पाते थे, ये लगभग 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ रुपए के आसपास सालाना हुआ जिसे आप यहां से बाहर भेज सकते हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई कि जो एलएसआर के नियम हैं उन एलएसआर के नियम के अधीन जो पैरा 1 स्कीम 3 ऑफ एफईएम कैट अमेंडमेंट रूल 2015 है उसके अंदर भी पैसे भेजे जा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो पैसे भेजने का या फिर बाहर से डॉलर से माल खरीदने का जो फ्रेमवर्क है ये आरबीआई के बने हुए एलएसआर नियमों के अधीन ही है। ये नियम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे किया जा रहा है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि वो कंपनी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ और ट्रस्ट ये इसको ट्रेड में भाग नहीं लेंगी। ये इंडिविजुअल्स के लिए फैसिलिटी है जो रखी गई है। तो एक प्रकार से भारत में बैठा निवेशक हर साल लगभग 2 करोड़ रुपए यानी कि 2.5 लाख डॉलर के आसपास बाहर के बाजारों में ट्रेड कर पाएगा, स्टॉक परचेज कर पाएगा। इस काम को करने की सुविधा क्या रखी गई है? इसको सुविधा के रूप में ऐसे रखा गया है कि एक बड़ा सवाल है कि साहब एक बात बताइए, क्या इसके लिए हमें डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा? मतलब ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया में अगर आपको निवेश करना होता है तो आपको डीमैट खाते की जरूरत होती है, डीमेटलाइज्ड खाते की जरूरत होती है। क्या इसमें भी ऐसा है? नहीं। इसमें क्या रखा गया है कि आप अपना वेरिफिकेशन करिए, पैन, आधार और अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद में आपको ब्राउजिंग के थ्रू आप गिफ्ट सिटी के साथ जुड़ जाइए, मतलब गूगल इंटरनेट के थ्रू जुड़ जाइए, यानी कि जैसे अकाउंट में एंट्री करते हैं वैसे कर जाइए। आपका जो फंड है ना वो एनएससी गिफ्ट सिटी के अंदर जो आईएक्स यानी एनएससी आईएक्स है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, उसने एक अपना कंपाउंड अकाउंट बनाया हुआ है, कंबाइंड अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें आपका पैसा जाएगा। फिर वो अपने पास से उस पैसे को ट्रेड में यूज करेगा। मतलब एक तरह से ये समझिए कि आपका एक अलग डीमैट अकाउंट बनाते, आप ऐसे समझिए आने वाले 6 महीने में भारतीयों को 30 से अधिक बाजारों में, दुनिया भर के 30 से अधिक बाजारों में ट्रेड करने की फैसिलिटी दी जाए, तो ऐसे में आपके साथ दिक्कत क्या हो जाएगी? हर देश का आपको एक डीमैट अकाउंट रखना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट तो व्यक्ति के पास एक ही होता है। अब ऐसे में आपको 30 अकाउंट हैंडल करने पड़े, किस किस को चेक करोगे? इसके लिए एनएससी ने क्या किया, एक खुद का ही अकाउंट बना लिया, बड़ा अकाउंट, जिसमें जैसे म्यूचुअल फंड में नहीं होता है कि आप लोग एक म्यूचुअल फंड अकाउंट में एएमसी में पैसे डालते जाते हैं, फिर वो एएमसी अपने हिसाब से कंपनियों में पैसे लगाती है। लेकिन यहां पर यह सुविधा रखी है कि आपने जो फंड दिया एनएससी के पास में, उस फंड से आप ही सेलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे यह स्टॉक परचेज करना है, लेकिन बीच में इंटरफेस एनएससी खुद बन गई, ताकि क्या ना हो, ताकि बार बार ये ना देखना पड़े। एनएससी आईएक्स ने आपके लिए सब डोमेन बना दिए एक तरह से कि लो भाई आप अपना अकाउंट यहीं से चेक करना, मेरे पास से आगे के बाजारों को मैं हैंडल कर लेती हूं। पैसा आपका, अकाउंट आपका, लेकिन 30 अकाउंट हैंडल ना करने पड़े। और दूसरा, आपको ये परेशानियां ना हो, इसके लिए एनएससी ने खुद विदेशी ब्रोकर संस्था के साथ, जैसे अगर आप लोग अकाउंट खोलते हैं डीमैट, तो जैसे मान लो एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, इनके साथ खोलते हैं, ऐसे एनएससी ने खुद एक विदेशी ब्रोकर कंपनी के साथ या कुछ ब्रोकर कंपनीज के साथ अकाउंट खोल लिया और फिर वहां से ट्रेड की जा रही हैं, और उन ट्रेड से फिर आपका लाभ आप तक आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब आप ग्लोबल शेयर या ईटीएफ में निवेश कर पाएंगे, और उसके लिए गिफ्ट सिटी के थ्रू, जो कि पूरी तरह से आईएफएससीए द्वारा रेगुलेटेड है, उसमें आप पैसा लगा पाएंगे।
लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड यहां शुरू नहीं हुए हैं। यहां केवल और केवल मतलब कुल मिलाकर डेरिवेटिव्स में आप यहां पर काम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप यहां पर केवल स्टॉक परचेज कर पाएंगे। जो इंट्राडे ट्रेड होते हैं जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, वो अभी यहां पर इजाजत नहीं दी जा रही है। अब सवाल बनता है, क्यों सर, क्यों नहीं दी जा रही है? कारण है ये महाशय, जो किसी भी दिन बाजार को लाल कर देते हैं, अमेरिकी बाजार को भी लाल कर देते हैं, जब लाए मन में टैरिफ ले आते हैं तो बाजार गिरने लगते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कहीं किसी को खास ट्रेड में नुकसान ना हो, और जब नए बाजार में आपको एक्सपोजर मिल रहा है तो एक्सपोजर के साथ साथ कम से कम बाजार नीचे भी अगर जाएगा तो बाजार जाने पर आपके पास वैल्यू कम हो सकती है लेकिन होल्डिंग तो बनी रहेगी। मान लीजिए कि आपने अपनी तरफ से माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खरीदा हुआ है, हो सकता है कि आपने $1000 का खरीदा था, हो सकता है अगले दिन वो $900 का रह गया हो, लेकिन खत्म तो नहीं हुआ ना, ट्रेड तो जीरो नहीं हुई ना, उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। इसीलिए फिलहाल के लिए आपको स्टॉक परचेज करने की सुविधा दी जा रही है, उसके बाद में भविष्य जो आएगा वो देखा जाएगा। कुल मिलाकर के अमेरिकी बाजार में अब आप निवेश कर पाएंगे। जिन्हें अमेरिकी बाजार हैपनिंग लगता है, जिन्हें लगता है कि भारत में तो बाहर से एफआईआई आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते, तो अब आपके लिए भी ये सुविधा आ गई है। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है कि आप यहां से बाहर डॉलर जाएगा तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आप डॉलर से और डॉलर कमा के देश को लेके आ पाएंगे, ये सुविधा रखी गई है। तो अब आप भी एफआईआई बन गए, बस नियम यह है कि $2.5 लाख से ऊपर आप साल का इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का यह कदम अपने आप में एक बड़ा कदम कंसीडर किया जा रहा है। देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको याद होगा आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है लंबे समय से, और ऐसे में इसके ये जो नए नए वेंचर्स खुल रहे हैं ये इसकी और वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया था कि ये बाजार में गिफ्ट सिटी भी ऑपरेट करता है, जिसमें कि केवल डॉलर से ट्रेड होता है। तो गिफ्ट सिटी भी इसी का प्रोडक्ट है। अब गिफ्ट सिटी से ही इंटरनेशनल एक्सचेंज में भी ट्रेड हो रहा है, तो ओवरऑल यहां पर ट्रेड वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। ट्रेड वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, एनएसई का फायदा होने लगेगा, और एनएसई का फायदा इसके आईपीओ की वैल्यू बढ़ाता है। यही कारण है कि इसके अनलिस्टेड जो शेयर्स हैं उनके भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का $2.5 बिलियन का खुद का आईपीओ आएगा। यह कल की ही खबर है। ऐसे में अब आप सोचिए $2.5 बिलियन का आईपीओ खुद एक कंपनी का जो ट्रेड करा रही है उसका आने वाला है, तो लोग उसके अनलिस्टेड शेयर में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप भी रखते हैं तो मैंने आपके सामने एक लिंक सजेस्ट किया है, कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से आप भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले ही एनएसई का अगर अनलिस्टेड शेयर देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आप यहां पर जाकर एनएसई का स्टॉक देख सकते हैं। आप यहां पर 2 यूनिट इसकी मान लीजिए परचेज करते हैं तो उसका पेमेंट कर सकते हैं। आप इन्हें प्रॉपर तरीके से जांच सकते हैं, इसकी की फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। सब चीजों को करने के लिए हमने इनक्रेड मनी का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अगेन, निवेश से पहले मेरी हमेशा सलाह यही रहती है कि आप अपना रिसर्च खुद करें। आपके रिसर्च आपके काम आए। हमने आपको केवल यह बताया है कि किस तरह से दिशा में जा रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।